हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी के तहत शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण नवाचारों के बारे में पढ़ेंगे। यानी टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र में कौन कौन से नए नए इनोवेशंस जो है उपयोग किए जाते हैं और इन इनोवेशंस का कितना महत्व होता है, ये किस प्रकार से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हमको पढ़ना है। देखिए, आज की क्लास का टॉपिक क्या है कि इनोवेशंस इन टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम में नवाचार। तो चलिए आइए देखिए कि कौन कौन से शिक्षण अधिगम में जो नवाचार हैं और वो किस प्रकार से एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनको इन सब चीज़ों को सीख कर किस प्रकार से अपने जो है शिक्षण के दौरान उपयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, शिक्षण अधिगम में नवाचार यानी इनोवेशंस इन टीचिंग लर्निंग। देखिए, सबसे पहले हम लोग इनोवेशंस के बारे में जान लेते हैं। इनोवेशंस का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब होता है कोई नया विचार, कोई नई वस्तु, कोई नया उपकरण जिसका उपयोग किसी क्षेत्र में किया जाता है। जैसे देखिए, नवाचार यानी इनोवेशंस का अर्थ है नई सोच, नई विधियां, नए उपकरण या नई प्रक्रियाओं का उपयोग करके शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, रोचक बनाना और उसको उपयोगी बनाना। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करने जाता है तो वो उसमें नए नए तरीकों को अपनाता है, नए विचारों को अपनाता है, नई स्ट्रैटेजी को अपनाता है, नए टूल्स का उपयोग करता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इनोवेशंस में आती हैं। इसको देखिए, दूसरे तरीके से क्या कहा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम में नवाचार वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक शिक्षण तरीकों से हटकर ऐसे नवीन और रचनात्मक उपाय अपनाए जाते हैं जो छात्रों की समझ, रुचि, सहभागिता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। यानी टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र में नवाचार का मतलब यह है कि टीचर पुराने परंपरागत तरीके से बच्चों को न पढ़ाकर बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, नए नए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके कक्षा में शिक्षण करे, जिससे बच्चों को उस क्लास में इंटरेस्ट आए, उनका जो अधिगम हो वो बेहतर तरीके से हो, बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करें, बच्चे अलग महसूस न करें। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए शिक्षण में नवाचार का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसके कुछ मेन पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं कि नई तकनीकों में जैसे देखिए स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग का उपयोग करना, उसके बाद छात्र केंद्रित विधियां अपनाना, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड जो हम मेथड्स हैं उसको अपनाना, न कि टीचर सेंटर्ड मेथड को अपनाना। इसमें देखिए, रटने के बजाय समझने पर जोर देना, बच्चों को हर चीज रटाई ना जाए बल्कि उनको समझाई जाए। सहकारी, खोज परक और व्यवहारिक शिक्षण कराया जाए। ये सब देखिए हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में पढ़ा था कि सहकारी शिक्षण क्या होता है, खोज परक शिक्षण क्या होता है, व्यवहारिक शिक्षण क्या होता है। तो इस तरह के शिक्षण को क्लास में कराया जाए। इसके अलावा देखिए, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना, यानी छात्रों को जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो, जिस तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, उनको उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसके देखिए कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण देखिए, लैंग्वेज लैब का उपयोग भाषा सिखाने के लिए करना, कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए समूह में काम करके बच्चों को सिखाना, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हर छात्र के अनुसार पाठ्य योजना बनाना, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण द्वारा रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करना। यानी ये विभिन्न प्रकार के तौर तरीके हैं जो शिक्षण में नवाचार के रूप में जाने जाते हैं। इनका उपयोग करके बच्चों को बेहतर तरीके से अधिगम कराना और उनके अंदर कौशल का विकास करना। अब देखिए, इन्हीं नवाचारों में सबसे पहला जो नवाचार है शिक्षण अधिगम से रिलेटेड, वो है प्रणालीगत दृष्टिकोण। ये आप लोगों के देखिए बीएड के सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोगों को ये पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नवाचारों को अपनाया गया है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नवाचार जो ये प्रणालीगत दृष्टिकोण है, जिसको इंग्लिश में सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण या अप्रोच में देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को एक संगठित प्रणाली यानी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जिसमें हर घटक यानी कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़ा होता है
और मिलकर लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी इसमें पूरी शिक्षण प्रक्रिया को एक संगठित काम के रूप में माना जाता है और इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी आपस में उनकी जो सहभागिता बहुत बेहतर तरीके से होती है, तभी किसी कार्य को करना संभव। जैसे देखिए, आप कोई भी मशीन, जैसे कंप्यूटर ही देख लीजिए, तो कंप्यूटर में हर पार्ट का अपना अपना रोल होता है, जिसमें देखिए सीपीयू मेन रोल अदा करता है, उसके साथ साथ कीबोर्ड, मॉनिटर और ये जो माउस है ये भी अपना रोल अदा करते हैं। तो सब एक क्या है कि ये कंपोनेंट है और सभी मिलकर फिर एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब देखिए, प्रणालीगत दृष्टिकोण वह विधि है जिसमें शिक्षण को एक इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के ढांचे में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, इसमें क्या किया गया, वही कंप्यूटर वाला सिस्टम कि कंप्यूटर से अगर हमको कोई काम करवाना है तो सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, इनपुट देंगे। तो इनपुट देने के लिए हमारे पास कोई टूल्स होना चाहिए, कोई ऐसा उपकरण होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो उपकरण जब हम उसको इनपुट देंगे तो वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू में जाने के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है और फिर बाद में हमको रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार देखिए टीचिंग में भी होता है कि बच्चों को क्लास में पढ़ाने से पहले जो जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, इनपुट हो जाती हैं, और उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जब क्लास में शिक्षण कराया जाता है वो प्रोसेस होता है। और शिक्षण कराने के बाद बच्चों से फीडबैक लिया जाता है और फिर उनका जिस प्रकार का फीडबैक होता है, जिस प्रकार का उनका परफॉर्मेंस होता है, फिर उसके बाद लास्ट में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और वही उनके कौशल में बदलाव किया जाता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, वो हो जाता है आउटपुट। देखिए, तो इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षण को वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और परिमाणोन्मुखी बनाना। यानी इस प्रकार से टीचिंग करने से जो टीचिंग साइंटिफिक होगी, विश्लेषणात्मक होगी और परिमाण उन्मुखी होगी। आप देखिए, इसमें कुछ की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि ये जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के हिसाब से कार्य होता है। तो देखिए, इनपुट में क्या होगा कि वे सभी चीजें जो शिक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, यानी किसी भी टीचर को टीचिंग करने के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती हैं सब इनपुट में आती हैं। इसमें देखिए छात्र भी आ जाएंगे, क्योंकि बिना छात्र के टीचर किसको पढ़ाएगा, तो छात्र भी होंगे। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम होगा, यानी बिना पाठ्यक्रम के छात्रों के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करेगा टीचर, पाठ्यक्रम होना। शिक्षक भी देखिए खुद एक प्रकार का इनपुट है, यानी अगर क्लासरूम है, बच्चे हैं, पाठ्यक्रम है, टीचर नहीं है तो फिर टीचिंग नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए टीचर भी क्या है, एक इनपुट है। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के संसाधन जो क्लास में होते हैं, जैसे बेंच हो गए, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या फिर पंखे वगैरह हो गए, तो ये सब चीजें क्या हो गई, संसाधन में आ गए। और फिर उद्देश्य होना चाहिए, यानी टीचिंग किस लिए करनी है, बच्चों को क्या सिखाना है, क्या बताना है, तो ये उद्देश्य भी किसमें आ जाएगा, इनपुट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा चीज है प्रोसेस, प्रक्रिया। इसमें क्या होगा कि शिक्षण की जो तकनीकें टीचर इस्तेमाल करेगा, जो एक्टिविटी क्लास में करेगा बच्चों के सामने, और जो अधिगम विधियां वो अपनाएगा बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाने के लिए, वो सब क्या हो जाएंगी, प्रोसेस में हो जाएंगी। इसमें देखिए जैसे व्याख्यान देगा टीचर, बच्चों के साथ चर्चा, डिस्कशन करेगा, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेगा और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी क्लास में खुद करेगा और बच्चों से करवाएगा। ये सभी चीजें क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। अब इन सबको करने के बाद देखिए उसका क्या होता है, आउटपुट निकलता है, यानी जो है रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट में देखिए क्या होता है कि जो अधिगम परिणाम सामने आते हैं, यानी इतना कुछ करने के बाद अब बच्चों से देखा जाएगा कि बच्चों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं। इसमें देखिए क्या होगा कि ज्ञान, कौशल, मूल्य और रचनात्मकता जो है इसके उदाहरण, यानी बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान हुआ, उनके अंदर किस प्रकार का कौशल विकसित हुआ, उनके अंदर किसी भी प्रकार के मूल्य का विकास हुआ कि नहीं, या उनमें कोई किसी भी प्रकार की रचनात्मकता या क्रिएटिविटी डेवलप हुई कि नहीं। अब फिर लास्ट में देखिए क्या है, फीडबैक है, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में देखिए क्या है कि यह दर्शाता है कि प्रक्रिया कितनी सफल रही है और क्या सुधार चाहिए। अब इसमें देखा जाता है कि जो टीचिंग की गई है वो कितनी सफल है, अगर उसमें कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो फिर उसमें किस प्रकार से सुधार कर दिया जाए और उसको बेहतर कर दिया जाए। इसके लिए क्या होगा कि बच्चों की मूल्यांकन रिपोर्ट देखी जाएगी, उनका परीक्षा फल दिखा जाएगा और उनकी प्रतिक्रिया देखी जाएगी, तब जाके ये प्रोसेस पूरी तरह से सफल होता है। देखिए इसमें जो प्रोसेस होता है, देखिए इस प्रकार से इसका देखिए फ्लो चार्ट है
कि सबसे पहले उद्देश्यों की पहचान होगी, फिर इनपुट दिया जाएगा, फिर शिक्षण प्रक्रिया यानी प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा और आउटपुट के बाद फीडबैक मिलेगा। और यदि फीडबैक पॉजिटिव है तब तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर फीडबैक प्रतिपुष्टि नकारात्मक है तो फिर से क्या करना होगा, सुधार हेतु फिर से वापसी, यानी फिर से वही सारा काम करना होगा जो पहले से किया गया था। इसके उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए किसी टीचर को विज्ञान विषय में पौधों का जीवन चक्र पढ़ाना है, तो उसके लिए देखिए इनपुट में क्या क्या चीजें होंगी। फर्स्ट स्टेज में इनपुट में देखिए क्या है कि छात्र होंगे, ये कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। फिर उस पाठ्यक्रम में ये अध्याय होगा, शिक्षक के द्वारा सामग्री का चयन किया जाएगा, शिक्षक के द्वारा वीडियो, चित्र, बीज आदि संसाधन का उपयोग किया जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। अब देखिए स्टेप 2 शुरू होगा, ये प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा कि शिक्षक के द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुति की जाएगी, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को ये प्रक्रिया दिखाई जाएगी, पौधों का जीवन चक्र। उसके बाद फिर देखिए बच्चों को पौधे के बीज बोने की गतिविधि दिखाई जाए, यानी खुद से करवा के वहां पर बच्चों को जमीन में पौधों को बीज के माध्यम से कैसे उगाया जाता है ये करवाया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए छात्रों से प्रश्न पूछा जाएगा और फिर उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा। अब इसके बाद देखिए रिजल्ट क्या निकल के आएगा, आउटपुट क्या निकल के आएगा स्टेज 3 में, कि छात्र पौधे की जीवन चक्र को समझ सकते हैं, छात्र चार्ट बनाते हैं और मौखिक परीक्षा में अच्छा उत्तर देते हैं। यानी इन सारी चीज़ों को कराने के बाद छात्रों को पौधे का जीवन चक्र समझ में आ जाएगा, वो इससे संबंधित चार्ट बना लेंगे और फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका मौखिक रूप से उत्तर देंगे। तो इसमें देखिए चौथे स्टेज में क्या होगी, प्रतिक्रिया आएगी। प्रतिक्रिया में देखिए मूल्यांकन में 80% छात्र जो है सही उत्तर देते हैं। बाकी छात्रों के लिए फिर क्या करना होगा, क्योंकि 80% ने दिया है तो इसका मतलब अभी 20% छात्रों को वो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, पुनः शिक्षण की योजना बनानी पड़ेगी। यानी उनको अब किसी दूसरे तरीके से समझाना होगा, बताना होगा, जिससे उनको भी चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए इस प्रकार की जो दृष्टिकोण है, ये प्रायोगिक दृष्टिकोण है, इसका देखिए क्या लाभ है, बेनिफिट ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो देखिए पहला लाभ क्या है कि इसमें लक्ष्य केंद्रित शिक्षण किया जाता है, यानी हर क्रिया स्पष्ट उद्देश्य के साथ की जाती है, यानी जो कुछ भी टीचिंग की जाएगी वो बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं की जाएगी। इसमें देखिए निरंतर सुधार शामिल होता है, यानी टीचर जब टीचिंग करेगा फीडबैक के आधार पर अगर उसको लगता है कि कुछ कमी है तो फिर उसमें सुधार करेगा। तीसरा देखिए इसमें जो मूल्यांकन होता है बहुत ही प्रभावी होता है, यानी इसमें आउटपुट को मापना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से टीचर आउटपुट को माप सकता है। इसमें देखिए व्यक्तिकृत अधिगम भी कराया जाता है, यानी हर छात्र के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है और यदि उसके प्रदर्शन में कोई कमी है तो उसमें फिर से सुधार करवाया जाता है। इसमें देखिए समन्वय होता है, यानी शिक्षक, सामग्री और जो विधियां हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर टीचिंग कराई जाती है, यानी टीचर और शिक्षण सहायक सामग्री या फिर टीचिंग मेथड सबका आपस में सामंजस्य बहुत बेहतर होता है। देखिए तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि यह प्रणालीगत दृष्टिकोण जो है शिक्षण को एक वैज्ञानिक और संरचित प्रक्रिया में बदल देता है। यह शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने में मदद करता है। आज के समय में जब अधिगम परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन अनिवार्य हो गया है, यह दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक साबित होता है। यानी आजकल की शिक्षण प्रक्रिया में लोगों को रिजल्ट चाहिए, अधिगम चाहिए, यानी आपने कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया मतलब नहीं, लोगों को क्या चाहिए, अच्छा रिजल्ट, बच्चों का अच्छा परसेंटेज आना चाहिए और बच्चों को नई नई चीज़ें आ जानी चाहिए, वो बच्चे सीख जाने चाहिए। तो आप कैसे सिखा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड। तो इस प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें जो है बहुत बेहतर तरीके से कराई जाती है। ठीक है, आप देखिए दूसरा जो है इनोवेशंस नवाचार शिक्षण अधिगम में वो है व्यक्तिकृत निर्देश प्रणाली, यानी पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है कि इसका नाम जब व्यक्तिकृत है, व्यक्तिकृत का मतलब पर्सनल है, तो हर स्टूडेंट की रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो है टीचिंग कराई जाती है। देखिए प्रत्येक छात्र की सीखने की जो गति होती है, उसकी रुचियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं और आवश्यकताएं हैं, वो अलग अलग होती हैं। जब परंपरागत शिक्षा में सभी छात्रों को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है तो कुछ छात्र पीछे रह जाते हैं,
यानी जब एक ही तरीके से क्लास में पुराने ढर्रे से पहले जैसे जैसे पढ़ाया जाता था उसी तरीके से पढ़ाएंगे तो क्या होता है कि कुछ ही स्टूडेंट पढ़ पाते हैं, बाकी स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, तो वो एक तरह से अच्छा शिक्षण नहीं होता है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि इस समस्या के समाधान के रूप में व्यक्तिकृत निर्देश प्रणाली जो है डेवलप की गई और इसको एक नवाचार के रूप में अपनाया गया। यानी अब यहाँ कहा गया कि नहीं, किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है, सभी बच्चों को एक ही समान अधिगम कराना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि पर्सनली उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए यह एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें प्रत्येक छात्र के स्वतंत्र अधिगम पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रणाली में छात्र अपनी गति, शैली और रुचि के अनुसार सीख सकता है। शिक्षक हर छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सामग्री, गतिविधियां और मूल्यांकन पद्धतियां प्रदान करता है। इस प्रकार के देखिए इस जो दृष्टिकोण की विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि पहली विशेषता क्या है कि यह भी छात्र केंद्रित शिक्षण है। इसमें प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें स्व अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है, यानी छात्र अपनी गति से सीखता है। इसमें जो पाठ्यक्रम होता है देखिए वो लचीला होता है, यानी छात्रों को विषय वस्तु में विकल्प और प्राथमिकता चुनने की बहुत छूट दी जाती है। इसमें देखिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के डिजिटल टूल, सॉफ्टवेयर, वीडियो आदि का उपयोग कुशलतापूर्वक किया जाता है और इसमें लगातार मूल्यांकन होता है, यानी प्रत्येक छात्र की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाती है जिससे सभी लोगों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सके। अब देखिए इसके उदाहरण क्या हैं। जैसे मान लीजिए एक पहला उदाहरण है कि किसी कक्षा में 30 छात्र हैं, उनमें से कुछ गणित में तेज हैं जबकि कुछ अंग्रेजी में। तो शिक्षक देखिए क्या करेगा कि गणित में उसे आगे की चुनौतियां देता है, यानी जो लोग तेज हैं उनको आगे की सवाल करने के लिए देगा और जो लोग अंग्रेजी में अधिक अभ्यास व समर्थन प्रदान करेगा, जो लोग अंग्रेजी में कमजोर है, यानी जो तेज वाले स्टूडेंट हैं उनको आगे के सवाल बनाने के लिए दे देगा और वो लोग आगे का सवाल बनाते रहेंगे। जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर स्टूडेंट हैं, उनको अधिक अभ्यास करवाएगा और उनको सपोर्ट करेगा, उनको समर्थन प्रदान करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसी समय में ये स्टूडेंट भी अब सही तरीके से सीख लेंगे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। एक छात्र को व्याकरण में कठिनाई हो रही है, शिक्षक ने उसके लिए विशेष वीडियो, प्रैक्टिस वर्कशीट और इंटरेक्टिव क्विज तैयार किए और फिर नियमित रूप से उसकी प्रगति को उसने ट्रैक किया, ध्यान दिया और फिर बाद में देखेगा मूल्यांकन करने के बाद कि वो छात्र भी व्याकरण सही तरीके से सीख जाता है। देखिए इसमें प्रयोग आने वाली जो प्रमुख तकनीकें हैं वो क्या क्या इस्तेमाल की जाती है। इसमें देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, तभी जाके इसको सफल बनाना संभव होगा। तो देखिए इसमें AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कुछ सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए छात्र के प्रदर्शन के आधार पर अगला पाठ चुना जाता है, जैसे स्मार्ट ट्यूटर। देखिए एक स्मार्ट ट्यूटर जो है एक क्या है कि एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी स्टूडेंट जब तक सही उत्तर नहीं देगा तब तक अगले स्टेप में नहीं जा पाएगा। दूसरा देखिए क्या है इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में LMS कहा जाता है। इसमें देखिए गूगल क्लासरूम, मूडल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ये भी क्या है एप्लीकेशन है जो शिक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए ये जितने भी चीज़ें हैं आप वहाँ उपयोग कर पाएंगे जहाँ पर आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने का मौका दिया जाए। नहीं तो ये जितने भी इनोवेशंस हैं आजकल की जो परंपरागत छोटे मोटे स्कूलों में जिस तरह की शिक्षण कराया जाता है तो वहाँ ये सब संभव नहीं है। देखिए तीसरा क्या है एडाप्टिव लर्निंग एप्स। कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जैसे देखिए बायजू का है, डियोलिंगो है, कोर्सेरा है, इन सब का उपयोग करके बच्चों को अधिगम कराना जो है चाहिए, तब जाके ये सब चीज़ें जो है सफल हो पाएंगी। इसका देखिए बेनिफिट्स क्या है इस दृष्टिकोण का। हर छात्र को उसकी ज़रूरत के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। इसमें कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त मदद और तेज छात्रों को नई चुनौतियां दी जाती हैं। इसमें शिक्षकों के लिए छात्रों की प्रगति को समझना आसान होता है। इसमें छात्र का आत्मविश्वास और अधिगम उत्साह बढ़ता है। डिजिटल साधनों के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक और प्रभावी होता है। ये इसके क्या है लाभ है। इसके देखिए जो कुछ लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो क्या है। इसमें संसाधनों और तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, यानी जहाँ संसाधन नहीं रहेंगे, तकनीक नहीं रहेगी, वहाँ इस प्रकार से शिक्षण कराना संभव नहीं होगा।
इसके अलावा देखिए शिक्षक के पास अतिरिक्त समय और योजना बनाने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों में इस प्रकार से पढ़ाना, इस प्रकार की टीचिंग करना संभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, बिजली की समस्या, इंटरनेट की समस्या। तो इसकी वजह से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में यह चीज़ बहुत प्रभावी नहीं हो पाएगी। तो देखिए क्या कहा जा सकता है कि यह व्यक्तिगत निर्देश प्रणाली जो है एक शक्तिशाली नवाचार है, जो शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और छात्र केंद्रित बनाता है। यह 21वीं सदी के अधिगम की आवश्यकता को पूरा करता है, जहां हर छात्र को उसके स्तर और रुचि के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। यहाँ देखिए हर छात्र की गति, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करने पर ध्यान दिया जाता है, उसको केंद्रित किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए कि ये फुल्ली जो है टेक्नोलॉजी आधारित प्रणाली है, और इसीलिए इसको देखिए एक नवाचार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो है सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए आज के समय में शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं होती, यानी आज की जो जमाना है, आज का जो मॉडर्न एज है, इसमें बच्चों को केवल जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर साझा सोच, टीम वर्क, सामाजिक कौशल को भी बढ़ावा देना होता है। यानी बच्चों को अलग से कुछ चीज़ों को भी सिखाना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग एक नवाचारी शिक्षण विधि के रूप में उभरा है। इसमें देखिए क्या किया जाता है कि विद्यार्थियों को मिलजुल कर सीखने, समस्याओं का समाधान करने और एक दूसरे से संवाद करने की प्रेरणा दी जाती है। यह जो अधिगम है एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र छोटे छोटे समूहों में मिलकर कार्य करते हैं और प्रत्येक छात्र समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय रूप से योगदान देता है। इसमें सीखना एक साथ होता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समूह के लिए भी। यानी इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक साथ टीम वर्क के आधार पर काम कराया जाता है और टीम का हर सदस्य अपना पूरा परफॉर्मेंस करता है, अच्छे तरीके से सहयोग करता है। तो इससे जो कुछ भी बच्चे सीखते हैं सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। इसकी देखिए विशेषताएं क्या हैं, यह भी देखिए पहले दो दृष्टिकोण जो थे उनकी तरह छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है पूरी तरह से। इसमें देखिए छात्र ही सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं, यानी सेंटर में स्टूडेंट होते हैं। दूसरी विशेषता इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी हर मेंबर का, हर स्टूडेंट का जिम्मेदारी होता है कि वो सही तरीके से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढे। देखिए समूह में हर सदस्य के योगदान की अपेक्षा की जाती है। तीसरी विशेषता है इसमें साझा लक्ष्य होता है, यानी सभी छात्र मिलकर एक ही उद्देश्य की ओर काम करते हैं, यानी सबका लक्ष्य एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। अगली विशेषता देखिए इसमें सकारात्मक अंतर संबंध होता है, यानी स्टूडेंट के बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। देखिए सभी छात्रों की सफलता एक दूसरे से जुड़ी होती है, यानी सभी लोग मिलकर सफलता की ओर बढ़ने के लिए कार्य करते हैं। इसमें देखिए परस्पर संवाद भी होता है, यानी छात्र आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और फिर एक दूसरे की मदद करते हैं, तब जाके इस प्रक्रिया को सफल बनाना संभव होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, रणनीतियां अपनाई जाती हैं। इसमें देखिए जिगसॉ मेथड को अपनाया जाता है, यानी हर छात्र किसी एक भाग का विशेषज्ञ बनता है और फिर समूह में आकर अपने हिस्से को सिखाता है। यानी जितने भी समस्याएं हैं, समस्याओं को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर छात्र को एक एक पार्ट की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वो उसी पार्ट के लिए बेहतर तरीके से काम करता है और फिर जब उस चीज़ को कर लेता है तो बाकी लोगों को आके उसको बताता है और फिर सिखाता है। देखिए उदाहरण के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को 5 भागों में बांटकर 5 छात्रों को अलग अलग हिस्सा पढ़ाया गया। अब फिर क्या होगा कि सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर एक साथ मिलके अलग अलग पार्ट को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि वे सभी एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझाने में सफल हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए दूसरी स्ट्रेटेजी इसमें क्या उपयोग की जाती है, थिंक पेयर शेयर, यानी छात्र पहले स्वयं सोचते हैं, फिर जोड़ी बनाते हैं और अंत में पूरी कक्षा से वो चीज़ को साझा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए
जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस पे बच्चों को काम करना है। तो इसके लिए साथ क्या करेंगे, पहले सोचेंगे, फिर अपने साथियों से चर्चा करेंगे और फिर अंत में उत्तर साझा करेंगे और तब जाके सही तरीके से उसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। तीसरी स्ट्रेटेजी इसमें देखिए समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन है। देखिए इसमें क्या होता है कि छात्र किसी विषय पर समूहों में चर्चा करते हैं और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानियां, तो ये दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे कि सभी स्टूडेंट समूहों में एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अगली स्ट्रेटेजी क्या है, टीम गेम टूर्नामेंट, जिसको शॉर्टकट में टीजीटी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्र समूह बनाकर प्रश्नोत्तरी या प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और इसका उदाहरण देखिए क्या है कि विज्ञान विषय पर कोई क्विज कराई जा रही है और उस क्विज में प्रत्येक टीम को अंक मिलते हैं और सर्वोत्तम टीम को पुरस्कृत किया जाता है। इससे क्या होगा कि वो बच्चे परफॉर्म करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे और अपने पूरी कैपेसिटी के साथ उसमें परफॉर्म करें। इसको देखिए एक टूर्नामेंट के तौर से देखा जाता है, इससे बच्चे और अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार के अधिगम का क्या लाभ होता है, यानी बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो देखिए पहला लाभ क्या होता है कि इसमें बच्चों के अंदर टीम वर्क और सामाजिक कौशल का विकास होता है, यानी वो सहयोग, नेतृत्व और जिम्मेदारी को सीख जाते हैं। फिर इसमें देखिए सक्रिय सहभागिता होती है, यानी हर छात्र शिक्षण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है और वो कुछ न कुछ सीखता है। इसमें देखिए गहरी समझ और अवधारणाओं की स्पष्टता होती है, यानी आपसी चर्चा से छात्र बेहतर तरीके की समझ विकसित करते हैं। इसमें देखिए कमजोर छात्रों को मदद मिलती है, यानी जो छात्र तेज होता है कमजोर छात्रों की मदद करता है, जिससे कमजोर छात्र भी हर चीज को सीख जाता है। इसमें देखिए कक्षा का जो वातावरण होता है वो सकारात्मक होता है, यानी जो बच्चे होते हैं वो पॉजिटिव तरीके से किसी के साथ प्रतिस्पर्धा न करके बल्कि सकारात्मक रूप से सहयोग की भावना के साथ काम करते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि जलवायु परिवर्तन टॉपिक को पढ़ाना है, समझाना है, तो कक्षा को 4 समूहों में बांट दिया गया और प्रत्येक समूह को एक उप विषय मिला। जैसे किसी को कारण दे दिया गया, किसी को प्रभाव, किसी को समाधान और किसी को जागरूकता। यानी 4 स्टूडेंट हैं, इनको इन 4 कामों पे काम करना है। एक स्टूडेंट को कारण पता लगाना है कि कैसे जलवायु परिवर्तन होता है, इसका क्या कारण है, जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव होगा, दूसरे का है। फिर समाधान एक तीसरा स्टूडेंट ढूंढेगा और चौथा स्टूडेंट जलवायु परिवर्तन से संबंधित जागरूकता कैसे फैलाई जाए। तो सभी ने देखिए मिलकर इससे रिलेटेड पोस्टर तैयार किए और प्रस्तुति तैयार की। अब फिर अंत में सभी ने अपने अपने हिस्सों को पूरी कक्षा के साथ साझा किया। तो इससे क्या होगा कि एक साथ टीम वर्क के आधार पर इसको बेहतर तरीके से करना संभव है। इसकी देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है, अगर समूह में सहभागिता असमान हो तो सीखना प्रभावित हो सकता है। यानी कहा जा रहा है कि अगर सभी बच्चे सही तरीके से सहभागी ना बने, कुछ बच्चे लापरवाही करें, ध्यान ना दें, तो ये जो मेथड है वो असफल हो सकता है। इसमें शिक्षक को समूहों की निगरानी करनी होगी और योजना बनाने में अधिक समय देना पड़ेगा। यानी देखिए इसमें क्या होगा कि टीचर्स अगर बच्चों पर ध्यान नहीं देगा तो बच्चे लापरवाही करेंगे और इस योजना को बनाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि शोर या अव्यवस्था भी हो सकती है। कभी कभी क्या होगा कि बच्चे आपस में बात ज़्यादा करेंगे, शोर शराबा करेंगे, तो इससे अव्यवस्था भी फैल सकती है। तो देखिए यह सहकारी अधिगम न केवल ज्ञान के विकास में सहायक है बल्कि यह नेतृत्व, टीम भावना, आत्मविश्वास और संवाद कौशल को भी बढ़ाता है। इसमें टीचर्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस विधि में देखिए छात्र छोटे समूहों में मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यह एक आधुनिक, नवाचारी और अत्यंत प्रभावी शिक्षण पद्धति है जिसे हर शिक्षक को अपनाना चाहिए, बस सावधानी पूर्वक इनको करवाना चाहिए। अब देखिए जो अगला है वो भाषा प्रयोगशाला है, यानी लैंग्वेज लेबोरेटरी। यह भी देखिए एक प्रकार का टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र में नवाचार है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि आज की शिक्षा प्रणाली में केवल सिद्धांत को समझाना ही पर्याप्त नहीं होता। यानी आजकल की जो टीचिंग
लर्निंग प्रक्रिया है उसमें किसी को सिद्धांत समझा देना ही बहुत पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि छात्रों के संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल को भी विकसित करना बहुत अनिवार्य होता है, और खास करके भाषा के क्षेत्र। आजकल आप लोग देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं, किसी चीज़ को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। तो ये क्या है कि उनको वो चीज़ एक तरह से कहा जाए कि रटा दी गई है, लेकिन वो उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। स्पेलिंग लिखने नहीं आती है, सही से शब्द बोलने नहीं आते हैं, सही से सेंटेंस नहीं बोलने आते हैं। ये सब क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप बताता है। देखिए, और ख़ास करके भाषा शिक्षण में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देखिए भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब एक प्रभावशाली नवाचार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, और एक नया जो है ये नवाचार भी साबित हो रहा है। इसमें देखिए क्या किया जाता है कि यह एक ऐसा विशेष कक्ष लैब होता है जिसमें ऑडियो विजुअल उपकरणों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरेक्टिव तकनीकों के माध्यम से छात्रों को भाषाई दक्षता यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर सिखाया जाता है। यानी किसी चीज़ को कैसे बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर कैसे कहना है, कैसे उसका उच्चारण करना है, और कैसे उसको ग्रामर के साथ बेहतर तरीके से व्याकरण का उपयोग करके बोलना है, लिखना है और कहना है। देखिए, यह प्रयोगशाला जो होती है व्यक्तिगत अभ्यास और सुनने बोलने के कौशल को बेहतर बनाने में विशेष रूप से सहायक होती है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले विशेषता क्या होती है कि इसमें ऑडियो विजुअल शिक्षण कराया जाता है, यानी बच्चों को दिखाकर और किसी चीज़ को सुनाकर पढ़ाया जाता है। जैसे देखिए छात्र सुनकर, देखकर और बोलकर भाषा सीखते हैं। इसमें देखिए व्यक्तिकृत अभ्यास भी कराया जाता है, यानी पर्सनल अभ्यास पर्सनली बच्चों को कराया जाता है। प्रत्येक छात्र को अपनी गति से अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है, जिससे सभी छात्र सीखते हैं। इसमें देखिए तत्काल प्रतिक्रिया ली जाती है, यानी छात्रों से तुरंत फीडबैक लिया जाता है। छात्र का उच्चारण, वाक्य स्ट्रक्चर, संरचना आदि तुरंत जांचा जाता है कि छात्र सही से उच्चारण कर रहा है कि नहीं, सही से वाक्य बना रहा है कि नहीं। इसके बाद फिर देखिए इसमें प्रशिक्षक की निगरानी शामिल होती है, यानी जो टीचर्स होता है छात्रों के अभ्यास पर सीधा नियंत्रण रख सकता है। और चौथी अगली विशेषता पांचवी क्या है कि यह पूरी तरह से औद्योगिक आधारित, यानी प्रौद्योगिकी के आधार पर यह होता है। यानी इसमें आधुनिक भाषा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हेडफोन, माइक, कंप्यूटर आदि का उपयोग किया जाता है। तो यह एक तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है। अब देखिए भाषा प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर जनरली देखिए पहले क्या किया जाता है, इसमें हेडफोन और माइक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए होता है, सुनने और बोलने के अभ्यास करने के लिए। फिर इसमें देखिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर आधारित अभ्यास करने के लिए। फिर इसमें देखिए भाषा से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं, जैसे ओरेल, सनैको, वर्ड्सवर्थ या वीओलैब। इसके बाद फिर देखिए इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यानी छात्रों की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उनको दोबारा सुनाया जाता है। इसमें देखिए कुछ इंटरेक्टिव अभ्यास भी कराए जाते हैं, कुछ एमसीक्यू दिए जाते हैं बच्चों को, कुछ डिक्टेशन दिया जाता है और कुछ संवाद से संबंधित अभ्यास भी कराए जाते हैं। देखिए भाषा प्रयोगशाला का एक एग्जाम्पल है, वो क्या है देखिए एग्जाम्पल इन क्लासरूम में। जैसे मान लीजिए बच्चों को अंग्रेजी भाषा शिक्षण कराना है, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाना है। तो कक्षा देखिए क्या है, 9वीं कक्षा के बच्चे हैं और उनसे संबंधित क्रियाकलाप क्या करना होगा कि छात्रों को एक एक करके माई डेली रूटीन विषय पर बोलने को कहा गया। यानी सभी बच्चों से कहा गया कि आप लोग अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ बोलिए, कहिए। तो इसमें क्या किया गया कि माइक में बोलने के लिए कहा गया और सभी लोग जब बोले तो उसको क्या कर दिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया। माइक में सभी लोगों ने बोला, सभी की बातों को रिकॉर्ड कर लिया गया और फिर शिक्षक ने उन्हें उच्चारण सुधार के लिए सुझाव दिए। यानी सभी लोगों को फिर वही चीज़ सुनाई गई। तो जिनके उच्चारण में गलती थी, जिन लोगों ने सही से उच्चारण नहीं किया था, टीचर्स के द्वारा उसमें सुधार करने के लिए कहा गया। तो देखिए बाकी जो छात्र थे वो हेडफोन से उदाहरण सुनकर उसका अनुकरण करते हैं। यानी बाकी स्टूडेंट जो अभी इसके ऊपर नहीं बोले थे तो उनको वही हेडफोन की जो रिकॉर्डिंग थी उसको सुनाई गई और फिर उन्होंने उसमें सुधार कर लिया और जब उन्होंने उच्चारण किया तो उच्चारण सही से। अब देखिए ये भाषा प्रयोगशाला जो है इसका क्या लाभ है, यानी ये लैंग्वेज लेबोरेटरी या लैंग्वेज लैब का क्या बेनिफिट्स है।
तो पहला देखिए लाभ क्या है कि इससे सुनने और बोलने की दक्षता में सुधार होता है। इसके छात्र सही तरीके से उच्चारण और बोलने की शैली सीख जाते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यानी छात्र सार्वजनिक रूप से बोलने में सहज होते हैं। यानी इस तरीके से बच्चों को जब बोलना सिखा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा लोगों के बीच में भी सामूहिक रूप से भी बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, न शर्माएंगे। इससे देखिए भाषा सीखने में उनके अंदर रुचि पैदा होती है, यानी खेलों में संवाद आधारित गतिविधियों से अधिक रोचक इसको बना दिया जाता है। इसमें देखिए व्यक्तिगत ध्यान शामिल होता है, यानी हर छात्र अपनी गति से अभ्यास करता है। यह देखिए बहुभाषी अभ्यास भी हो सकता है। एक ही प्रयोगशाला में देखिए विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाई जा सकती हैं। इसकी देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी इसकी विशेषताएं, लाभ के अलावा इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाओं में देखिए क्या है कि इसमें जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो उच्च लागत वाले हो सकते हैं, इसमें पैसे खर्च होंगे। अगर किसी संस्थान में पैसे की कमी है, आर्थिक संसाधन कम है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जा सकता। इसमें देखिए कुछ तकनीकी समस्याएं भी आती हैं। अगर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई, नेटवर्क में गड़बड़ी आ गई, तो इसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता है। इससे देखिए शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, यानी इस प्रकार से टीचिंग कराने के लिए टीचर को भी इसकी ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, तभी वो करा पाएगा, नहीं तो नहीं करा पाएगा। और इसमें देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अभी पहुंच की समस्या है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्ट्रेटेजी का उपयोग अभी पूरी तरीके से करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी है। तो देखिए इस प्रकार से ये भाषा प्रयोगशाला जो है एक आधुनिक, प्रभावशाली और छात्र केंद्रित नवाचार है, जो शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह पारंपरिक भाषा शिक्षण से कहीं अधिक व्यवहारिक और परिणामदायक है। शिक्षकों को इसे अधिक से अधिक अपनाना चाहिए ताकि छात्रों के संचार कौशल, आत्मविश्वास और भाषा के ज्ञान में व्यापक विकास हो सके। ठीक है, तो देखिए जितने भी नवाचार के टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, ये किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए संसाधन होने चाहिए और संसाधन के साथ साथ टीचर्स की रुचि भी होनी चाहिए। टीचर्स इन तरीके से पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। बहुत से स्कूलों कॉलेजों में देखते हैं कि संसाधन मौजूद होते हैं, फिर भी शिक्षक उन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। वो परंपरागत तरीके से ही पढ़ाना बहुत पसंद करते हैं। उनको लगता है कि कौन जाए एक्स्ट्रा मेहनत करे, कौन ये सब फालतू के चक्कर में पड़े, कौन अपना समय बर्बाद कराए, तो इसके वजह से इतने प्रभावशाली नहीं होता। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए बस यहीं तक रखा जाए। और इस प्रकार से देखिए आप लोगों का ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर था, मैंने अपने तरीके से पूरी तरह कंप्लीट करा दिया। अब आपके बीएड का जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी, अब हमारे तरफ से हो चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा देखिए इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो डीएलएड के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो लोग भी इसको पढ़ लेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझे होंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से एकदम सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको ये सब चीज़ों को बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखिए मेरी इस क्लास में इतनी देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।